अमारा राजा जून 2024 में 1700 पे था और उसके बाद शुरू हुआ 8 महीने लंबा डाउनफॉल, जब ये स्टॉक नॉन स्टॉप नीचे आते रहा और रिकवरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अपने पीक से 40% नीचे गिरने के बाद ये स्टॉक फाइनली आज चैन की सांस ले रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में एंटर करके, जो मार्च 2025 से शुरू हुआ था। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ 10 पॉइंट्स में अमारा राजा का प्रॉपर स्टॉक एंड बिजनेस एनालिसिस करूंगा, जो अमारा राजा के सभी इन्वेस्टर्स को बहुत हेल्प करेगा। मैं पहले ही डिस्क्लोज करना चाहता हूं कि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं अमारा राजा में, तो शायद ये वीडियो आपको बायस लगे, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अमारा राजा में इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको भी करना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और उसमें अमारा राजा की वेटेज मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग है, तो इस वीडियो को प्लीज बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन की तरह मत देखना। और वीडियो के एंड तक मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों मैंने एक्साइड इंडस्ट्रीज की जगह अमारा राजा के शेयर्स को चुना अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो चलिए अब अमारा राजा का स्टॉक एनालिसिस 10 पॉइंट्स में शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं अमारा राजा का कोर बिजनेस, जिससे इनको पैसा आता है, और उस कोर बिजनेस में इनकी लीडरशिप सिचुएशन क्या है और फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं। अमारा राजा आज इंडिया में लेड एसिड बैटरी स्पेस में मार्केट लीडर है और यह बिजनेस इनके लिए 95% रेवेन्यू भी जनरेट करता है। इनका ब्रांड एमेरॉन इंडिया में टॉप सेलिंग आफ्टर मार्केट ऑटोमोबाइल बैटरी ब्रांड है, और एमेरॉन के अलावा ये पावर जोन और एलिटो इन ब्रांड्स के नाम से भी बैटरीज बनाते हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस में अमारा राजा का टाई अप डायरेक्टली काफी सारे OEMs के साथ भी है, जैसे Hyundai, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एटसेट्रा। एंड ओवरऑल ऑटोमोबाइल बिजनेस से अमारा राजा के रिवेन्यूज में 9 से 15% ग्रोथ है, जो डेफिनेटली एक डिसेंट ग्रोथ फिगर है। बट सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, अमारा राजा इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी प्रेजेंट है और इंडस्ट्रियल बैटरीज में लीडर भी है। इनका मेजर इंडस्ट्रियल रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर से आता है, बट इस सेक्टर का बिजनेस पिछले एक साल में 15% से नीचे आया है, जिसका रीजन ये है कि टेलीकॉम सेक्टर अब एक्सपेंशन उतना ज्यादा नहीं कर रहा और इनकी एक्सपेंशन स्लो डाउन हो चुकी है और बैटरी रिप्लेसमेंट की अब उतनी डिमांड भी नहीं रही। टेलीकॉम में इनके मेजर क्लाइंट्स हैं इंडस्टार्स, एयरटेल और BSNL। टेलीकॉम के बाद अमारा राजा के सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल क्लाइंटेल हैं यूपीएस एंड डेटा सेंटर बिजनेसेस, जहां लेड एसिड बैटरीज का मेजर रोल है। यूपीएस सेगमेंट में अमारा राजा मार्केट लीडर है और जैसे जैसे डेटा सेंटर्स इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ साथ यूपीएस रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में यूपीएस बेस्ड पावर बैकअप बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और यूपीएस एंड डेटा सेंटर बिजनेस में पिछले एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ आई है और इस ग्रोथ ने टेलीकॉम के रेवेन्यू लॉस को ऑफसेट भी कर दिया है और ये ग्रोथ आगे भी कंटिन्यूड रहेगी अराउंड 6.5% CAGR से, काफी सारे मार्केट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग। और ये फैक्ट अमारा राजा के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल भी है। तो फर्स्ट पॉइंट से मुझे ये क्लियर है कि अमारा राजा का लेड एसिड बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, बट ग्रोथ मल्टी बैगर टाइप नहीं है और ना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से बस अप्रोक्सीमेटली 10% की एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ ही आ सकती है, क्योंकि इनके बिजनेस की ग्रोथ डायरेक्टली डिपेंड करती है इनके क्लाइंट्स के इंडस्ट्री के ग्रोथ पे। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं न्यू एनर्जी बिजनेस, जो फिलहाल अमारा राजा के रेवेन्यू में बस 5% कंट्रीब्यूशन करता है, बट फ्यूचर में असली ग्रोथ का पोटेंशियल यही डिवीजन रखता है। अमारा राजा का न्यू एनर्जी बिजनेस का फोकस लिथियम आयन बैटरीज, ईवी चार्जर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे है। लिथियम बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और इन लिथियम बैटरीज का बिजनेस ही असली ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि इंडिया में आज लिथियम आयन बैटरी का जो मार्केट साइज है वो है $10 बिलियन और ये एस्टिमेट है कि अगले 5 साल में ये $100 बिलियन तक जाएगा, मतलब 58% CAGR ग्रोथ। और सिमिलरली जो लिथियम आयन बैटरीज की कैपेसिटी डिमांड है वो बढ़ेगी 10 गीगावाट आवर से 100 to 110 गीगावाट आवर्स तक। और इस मेगा ग्रोथ मार्केट को कैप्चर करने के लिए ARE&M 9,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके एक गीगा कॉरिडोर बना रहा है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है अप टू 16 गीगावाट आवर्स। ये फुल्ली रेडी होगा 2030 तक, बट ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी डिलेड भी चल रहा है और इस डिले से अमारा राजा की शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ग्रोथ भी डिले हो जाएगी एंड इस नेगेटिव सेंटीमेंट का असर स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है। बट इवन विद डिले, अगर अमारा राजा इस सेगमेंट में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन बना लेता है तो ये बिजनेस इनके लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ ला सकता है। और एक फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन अमारा राजा की न्यू एनर्जी बिजनेस का ग्रोथ ड्राइवर है और इस सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो भी रही है। JSW, MG मोटर्स, महिंद्रा और टाटा मोटर्स ऑलरेडी अपना फोकस ईवीज पे शिफ्ट कर चुके हैं, बट जब मारुति सुजुकी, टोयोटा, Hyundai और किया ये ब्रांड्स ईवी फोकस्ड हो जाएंगे और मार्केट एक्सपैंड करेगी,
तब जाके इंडिया में असली ईवी रेवोल्यूशन आएगा। और टू व्हीलर स्पेस में ईवी सेल्स की ग्रोथ बढ़ ही रही है एंड न्यू ब्रांड्स और प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑलरेडी इसको एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि अमारा राजा एक काफी फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए बहुत अच्छे से वेल प्लेस्ड है एंड 2030 तक हम इस कंपनी से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट में मैं आपका एक डाउट आंसर करूंगा। पिछला पॉइंट सुन के आपको लग रहा होगा कि लिथियम बैटरीज इतना हाई ग्रोथ सेक्टर है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अमारा राजा एक लौता बिजनेस है जो इसको डोमिनेट करे, कंपटीशन किधर है? अगर आपको ये डाउट आया था तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं जैसे एक्साइड इंडस्ट्रीज, ओला इलेक्ट्रिक, टाटा ग्रुप, रिलायंस न्यू एनर्जी और कुछ टेक ड्रिवन स्टार्टअप्स जैसे गोडी इंडिया एंड लॉग9 मटेरियल्स। इनफैक्ट टाटा ग्रुप ने तो लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,000 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट किए हैं, ऑल्दो ये पूरा इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स की ईवीज को सर्व करने के लिए ही किया गया है। बट ये कंपटीशन बिल्कुल भी थ्रेटनिंग नहीं है। इंडस्ट्री साइज 100 गीगावाट आज तक जाने वाला है। अमारा राजा अगले 5 साल में सिर्फ 16 गीगावाट आवर टारगेट कर रहा है। इस स्पेस में बहुत जगह है एंड मल्टीपल कॉम्पिटिटर्स बिना एक दूसरे के बिजनेस को अंडरकट किए इसमें आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये स्पेस इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हैवी भी है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी कंपनी इसमें एंटर कर जाए। सो एज ऑफ नाउ कंपटीशन वाइज न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए कोई भी रेड फ्लैग या थ्रेट्स नहीं है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे और डिस्कस करते हैं अमारा राजा का ग्लोबल या एक्सपोर्ट बिजनेस। कुछ बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए इंटरनेशनली एक्सपैंड करना जरूरी होता है। इससे रेवेन्यू भी डाइवर्सिफाई होता है और जियोग्राफिक रिस्क ये भी कम हो जाता है। अमारा राजा का ब्रांड एमरॉन सिर्फ इंडिया नहीं बट सिंगापुर, मलेशिया एंड कैम्बोडिया इन 3 कंट्रीज में भी मार्केट लीडर है और गल्फ कंट्रीज में सेकंड पोजीशन पे है। और अमारा राजा इंडिया का लार्जेस्ट बैटरी एक्सपोर्टर है जो 60 कंट्रीज से ज्यादा में अपनी बैटरीज को एक्सपोर्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में भी इन्होंने अपनी प्रेजेंस काफी इंप्रूव की है एंड 2030 तक ये अपनी प्रेजेंस 80 प्लस कंट्रीज तक लेके जाना चाहते हैं। ओवरऑल एक्सपोर्ट बिजनेस अमारा राजा के रेवेन्यू में 13% कंट्रीब्यूशन करता है। मैनेजमेंट के अपने टारगेट्स एंड रिसर्च के अकॉर्डिंग ये अगले 5 साल में 15% ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रोथ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं एंड 2030 तक चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स इनके टोटल रेवेन्यू में एटलीस्ट 20% कंट्रीब्यूशन करें। एंड अपने ग्लोबल बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए अमारा राजा चाइना +1 स्ट्रेटजी भी यूज करेगा। मतलब उन कंपनीज और ग्लोबल ओईएम्स के साथ टाई-अप्स करेगी जो अपनी चाइना पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं। ये ट्रेंड आजकल बहुत कॉमन हो चुका है एंड काफी सारे ग्लोबल बिजनेसेस चाइना के साथ साथ एक दूसरी कंट्री जैसे इंडिया, वियतनाम या मलेशिया वगैरह से एडिशनल सप्लायर्स ऐड कर रहे हैं अपना रिस्क कम करने के लिए। अमारा राजा इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है अपने लेड एसिड और न्यू एनर्जी बिजनेसेस दोनों के लिए। बट ये प्रोसेस भी ग्रेजुअली होगा ओवर 3 to 5 इयर्स। बट इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि अमारा राजा का ग्लोबल फुटप्रिंट और बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और फर्दर ग्रो कर रहा है जो ओवरऑल बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं 5th पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं आने वाला BS7 नॉर्म्स एंड कैसे वो अमारा राजा को बेनिफिट कर सकते हैं। BS7 आने वाला स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड है जो अगले 2-3 साल में इंप्लीमेंट होने वाला है और ये बना है यूरो 7 स्टैंडर्ड्स के लाइन में। BS7 का फोकस होगा लोअर एमिशंस और स्ट्रिक्टर फ्यूल एफिशिएंसी पे और ये इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री में फास्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत मेजर कैटलिस्ट भी होगा। OEMs काफी ज्यादा प्रेशर्ड हो जाएंगे EVs एंड हाइब्रिड व्हीकल्स पे फोकस करने के लिए। अमारा राजा को इसलिए फायदा होगा क्योंकि जब OEMs का फोकस माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स पे बढ़ेगा तो एडवांस्ड लेड एसिड बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी जिसके लिए अमारा राजा के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है। BS7 ट्रेडिशनल डीजल व्हीकल्स को तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट कर देगा और पेट्रोल व्हीकल्स की कॉस्ट बढ़ेगी इंजन्स को और एफिशिएंट करने की वजह से, तो जो ईवी और पेट्रोल व्हीकल्स का प्राइसिंग गैप है वो और कम हो जाएगा। एंड ग्रोइंग ईवी डिमांड को सर्व करने के लिए हमारा राजा ऑलरेडी 16 गीगावाट आवर की सेल फैक्ट्री पे काम कर ही रहा है और अगर ईवी एडॉप्शन बढ़ेगा तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड भी बढ़ेगी और ईवी चार्जिंग प्रोडक्ट्स पे भी हमारा राजा काम कर रहा है अपने न्यू एनर्जी बिजनेस के अंडर। यूरोप में यूरो 7 ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, बस अब टाइम की बात है कि इंडिया में BS7 कब आता है और ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर होगा ईवी एंड हाइब्रिड अडॉप्शन को बूस्ट करने का। और कार मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी इस बात को जानते हैं एंड इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। अब हम 6th पॉइंट में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस शुरू करते हैं और नजर मारते हैं अमारा राजा के फाइनेंशियल हेल्थ पे। और अगर मैं अमारा राजा का पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ का फिगर देखूं तो एक साल भी ऐसा नहीं है जब कंपनी ने अपनी सेल्स को ग्रो
ना किया हो। और ऐसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एक फ्यूचर ब्लू चिप कंपनी की निशानी होती है। ऑल्दो सेल्स ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, जो कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 11 to 13% है, विच इज नॉट बैड। और रही बात प्रॉफिट की, तो ये कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी है और अपने प्रॉफिट्स को बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही है। अगले एक साल में मैनेजमेंट एंड एनालिस्ट कंपनी में कोई मेजर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, या तो ट्रेंड फ्लैटिश रहेगा या अप टू 5% ग्रोथ आ सकती है। और इनके न्यू एनर्जी बिजनेस को स्टीम पकड़ने में अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 से 2 साल का। अमारा राजा की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही स्ट्रांग है। डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.04 है, जिसको ना के बराबर भी माना जा सकता है। कंपनी को क्राइसिल ने AA+ रेटिंग दी है, जिसकी वजह से इनको अगर फ्यूचर में डेट रेज भी करना हुआ तो वो इनको बहुत ही कम और फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि अमारा राजा एक स्टेबल ग्रोथ कंपनी है, जिसका लेड एसिड बिजनेस एक डिसेंट रेट से ग्रो कर रहा है, अराउंड 6 to 12% के बीच में। और न्यू एनर्जी बिजनेस को स्पीड पकड़ने में अभी टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 से 2 साल का, जब तक ट्रेंड फ्लैटिश टू मॉडरेटली अपवर्ड्स हो सकता है। बट 2030 या 2031 से न्यू एनर्जी बिजनेस बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो चुका होगा और रेवेन्यू में मेजर ग्रोथ भी उसके बाद ही आएगा। 7th पॉइंट में मैं आपके साथ अमारा राजा के पीई रेशियो को एनालाइज और इंटरप्रेट करने की कोशिश करूंगा। अमारा राजा आज 20 के पीई रेशियो पे है और 2 साल पहले 12 पे था और पिछले साल 34 तक चला गया था। अमारा राजा के जो पी रेशियो की रेंज है उसको हम 12 to 30 के बीच में मान सकते हैं। और एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ रेट 10 to 12% पे स्टेबल है, उसके लिए आइडियल पी रेशियो होता है 15 से 20 के बीच का। बट अपने न्यू एनर्जी बिजनेस की वजह से जो 3-4 साल बाद फ्रूटफुल और प्रॉफिटेबल होगा, अमारा राजा का थोड़ा हायर पीई भी जस्टिफाई किया जा सकता है। एज ऑफ नाउ अमारा राजा एक गुड एनफ अक्यूमुलेशन पॉइंट पे है, ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और ना ही बहुत ज्यादा चीप। तो एज पर पी रेशियो अमारा राजा फेयरली वैल्यूड है, बट अंडर वैल्यूड नहीं है। और अगर प्राइस और पी रेशियो ड्रॉप करता है तब स्टॉक को अंडर वैल्यूड माना जाएगा। 8th पॉइंट में हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। अमारा राजा कंसोलिडेशन फेज में है, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और अमारा राजा की ग्रोथ रेट एंड गीगा फैक्ट्री में डिलेस को देख के मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ये कंसोलिडेशन फेज अभी काफी महीनों तक चल सकता है। बट अप्रैल 2024 में जो इस स्टॉक में सडन बुल रन आया और 3 मंथ में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया था, उससे पहले अमारा राजा एक क्लियर कट ट्रेंड में चल रहा था एंड प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ टाइम बाद कंसोलिडेट करके ये स्टॉक अपने पुराने चैनल में वापस आ जाए। और अगर ये अपने पुराने चैनल में वापस आता भी है तो नेक्स्ट ईयर के एंड तक ये स्टॉक अराउंड 1150 तक ही पहुंचेगा। उस केस में भी कोई मैसिव रिटर्न्स नहीं आएंगे। और ये थ्योरी भी हमारे फंडामेंटल एनालिसिस को कंफर्म करती है कि अमारा राजा की मेजर ग्रोथ FY27 के बाद ही शुरू होगी। अब क्वेश्चन है कि अमारा राजा और कितना नीचे जा सकता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो डाउन ट्रेंड मिड 2024 से चल रहा था, अमारा राजा उससे ब्रेकआउट कर चुका है और अब साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है। मतलब डाउन ट्रेंड तो क्लियरली खत्म है और 950 का प्राइस अमारा राजा के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन चुका है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि प्राइस 950 के नीचे आएगा। बस एक ही फैक्टर है जो अमारा राजा को फर्दर ड्रॉप कर सकता है, अगर रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस जो अभी ईवी सेक्टर को थ्रेटन कर रही है, अगर वो बहुत लंबा खींच जाए तो। और इसको हम 10th पॉइंट में डिस्कस भी करेंगे। अमारा राजा का डेली और वीकली RSI लेवल भी आज 40 के क्लोज है, तो ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के ज्यादा पास हुआ। मतलब महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। और MACD भी स्लोली जीरो लाइन के क्लोज आ रहा है। तो ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाउंस बैक करने के लिए अपने लिए एक स्टेबल बेस बना रहा है। तो टेक्निकल्स तो अभी बहुत फेवरेबल हैं अमारा राजा के लिए। और रिसर्च एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्टॉक 15% का अपसाइड पोटेंशियल रखता है नेक्स्ट 1 ईयर में। और आप नोटिस करो कि बहुत सारे एनालिस्ट ने अमारा राजा को होल्ड कॉल इशू किया है। ये भी यही सिग्निफाई करता है कि स्टॉक अच्छा तो है, बट नेक्स्ट 1 से 2 साल में कोई मेजर ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। अब 9th पॉइंट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज मैं क्यों अमारा राजा में इन्वेस्टर हूं एंड एक्साइड इंडस्ट्रीज में नहीं। पहली बात तो ये है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज कोई खराब स्टॉक बिल्कुल नहीं है और मैं बस अपने पर्सनल रीजंस एक्सप्लेन करूंगा अमारा राजा को चूज करने के। एक्साइड का पी रेशियो आज 42 है, जो अमारा राजा से डबल है। और एक्साइड का पी रेशियो अपने मीडियन पी के भी बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो अमारा राजा ज्यादा हेल्दी पोजीशन पे है। FY25 में अमारा राजा 12,400 करोड़ की सेल्स के बाद 960 करोड़ के प्रॉफिट पे है। और वहीं एक्साइड इंडस्ट्रीज 17,200 करोड़ की सेल्स के बाद भी सिर्फ 800 करोड़ के प्रॉफिट पे है, जो इंडिकेट करता है कि अमारा राजा अपने प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा अच्छा प्रोटेक्ट और मेंटेन करता है। बट अब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर
इतने ही ज्यादा मेजर डिफरेंसेस हैं, तो एक्साइड को लोग प्रेफर क्यों कर रहे हैं इतने हाई पीई रेशियो पे? तो एक्साइड इंडस्ट्रीज के पास एक एडवांटेज है कि वो लिथियम बैटरी प्रोडक्शन में अमारा राजा से एक स्टेप आगे है। एक्साइड का 6 गीगावाट का लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट FY26 तक रेडी हो जाएगा, और वहीं अमारा राजा का प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और 4 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग को भी कमीशन होने में FY27 तक का टाइम लग जाएगा। ये एक मेजर डिफरेंस है और इस डिफरेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, और यही मेन रीजन है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज हायर वैल्यूएशन एंजॉय कर रहा है, एंड इस वजह से शॉर्ट टर्म में एक्साइड का स्टॉक अमारा राजा को इजीली आउट परफॉर्म भी कर सकता है। अब इस वीडियो का लास्ट और 10th पॉइंट, रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस। जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि फिलहाल चाइना ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, और इस वजह से इंडियन ऑटो सेक्टर कुछ टाइम में क्राइसिस में आ सकता है। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, ये प्रॉब्लम एक टेम्पररी प्रॉब्लम है और इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाएगी। और ये मैग्नेट्स ईवी मोटर्स में तो मेजर रोल प्ले करते ही हैं, बट नॉन ईवी व्हीकल्स में भी वाइपर मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक विंडोज, इसमें भी यूज होते हैं। तो पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर इस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ ईवी। अब इस प्रॉब्लम से डील करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। पहला तो चाइना से बात करो, नेगोशिएट करो। मे बी चाइना को चाहिए कि हम BYD और बाकी चाइनीज ईवीज को इंडिया में फुल और अनकंडीशनल एंट्री दें, जो कोरियन और जापानीज ब्रांड्स ऑलरेडी एंजॉय करते हैं। दूसरा सोल्यूशन है, इंडिया में अबंडेंट रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो मैग्नेट्स में यूज होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग और प्रोडक्शन का सप्लाई चेन अर्जेंट बेसिस पे सेटअप करो। इस अप्रोच को 1-2 साल जरूर लग सकते हैं, बट ये इंडिया को फिर भी करना ही चाहिए अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, चाहे टेम्परेरीली प्रॉब्लम सॉल्व भी क्यों ना हो जाए। तीसरा सोल्यूशन है, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और दूसरे कंट्रीज से इन मैग्नेट्स के लिए डील साइन करो। ऑल्दो इन कंट्रीज की कैपेसिटी चाइना जितनी नहीं है, बट कुछ मंथ्स के लिए रिलीफ तो मिल जाएगा इंडियन ऑटो सेक्टर को। फोर्थ सोल्यूशन है, चाइना से डायरेक्टली ईवी मोटर्स इंपोर्ट करो। इसमें प्रॉब्लम यह है कि कंप्लीटली बिल्ट मोटर्स पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बहुत हाई है। तो जब तक इशू सॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी पे कंसेशन ऑफर कर सकती है, और करना भी चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल सोल्यूशन है कि ऐसे सोल्यूशंस बनाओ जिनमें इन मैग्नेट्स की जरूरत ही ना हो। कुछ कंपनीज ऑलरेडी इस पे R&D कर भी रही हैं, बट ये भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और कब एफिशिएंट सोल्यूशन इसका निकलता है ये हमें पता नहीं। बेसिकली पॉइंट ये है कि ऑटो सेक्टर अभी बहुत स्ट्रेस में है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर तीनों। और अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो सप्लाई चेन में मेजर ब्रेक आ सकता है और प्रोडक्शन हॉल्ट भी हो सकती है, क्योंकि ईवी एंड नॉन ईवी व्हीकल्स दोनों ही अमारा राजा के बिजनेस के लिए क्रिटिकल हैं। तो अगर ऑटो इंडस्ट्री में कुछ भी क्राइसिस होती है तो अमारा राजा भी सफर करेगा और स्टॉक फर्दर नीचे आ सकता है। ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, तो एग्जैक्टली क्या होगा किसी को नहीं पता, बट मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि सिचुएशन टेम्पररी है एंड इवेंचुअली सॉल्व हो ही जाएगी। और इसके साथ हमारा 10th और फाइनल पॉइंट यहां पे खत्म होता है। इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अमारा राजा फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, अभी कंसोलिडेशन फेज में है जो काफी टाइम तक एक्सटेंड हो सकता है। कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में जो भी मेजर ग्रोथ आएगी वो इनके न्यू एनर्जी बिजनेस से ही आएगी, और इस न्यू एनर्जी बिजनेस को फुल कैपेसिटी पे फंक्शनल होने में अभी 3 से 4 साल का टाइम लग सकता है। तो अमारा राजा मेरे लिए एक लॉन्ग टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म में मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है। एंड वंस अगेन, ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अमारा राजा, एक्साइड इंडस्ट्रीज या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करो या उसे सेल करो। आप कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझो और अपनी रिसर्च और रिस्क कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस खुद लो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।